है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी बिलियनियर सीक्रेट वाइफ, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 4। मिल जाएंगे, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने सारे मिल जाएंगे। जिसे सुनते ही औरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसे लगा कि आज रात वो मेहनत करके कल सुबह सबके पैसे वापस कर देगी, ताकि कल से उसकी माँ को लोगों के ताने न सुनना पड़े। लेकिन इस वक्त वह इस बात से अनजान थे कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है, जहाँ से उसका बचना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लगभग आधे घंटे बाद 19 साल की औरा, जिसके ऊपर इस वक्त मात्र 3 फीट का छोटा सा चमकीला ड्रेस चमक रहा था, जिसे वह कभी ऊपर से खींचती तो कभी नीचे से, अपनी खुली जांघों को हाथों से ढकने की कोशिश करती तो कभी अपने खुले कंधों को ढकती। इस वक्त वह काफ़ी असहज महसूस कर रही थी, जैसे उसने पहली बार इतने छोटे कपड़े पहने हों। साथ ही अपनी नज़रों को उस बंद कमरे में दौड़ाते हुए वह थोड़ी घबराई हुई भी नज़र आ रही थी। दिमाग बार बार कह रहा था कि औरा, यह जगह ठीक नहीं है, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाओ। इससे अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन दिल, जो उसे उसकी माँ का नफरत से भरा चेहरा याद दिला रहा था, लोगों के ताने, उनके इल्ज़ाम से उसकी माँ कितनी दुखी नज़र आ रही थी। कैसे उन्होंने गुस्से में औरा के हाथों को झटक दिया था। यहाँ तक कि औरा से उन्होंने यह भी कह दिया था कि चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन कहीं से भी विक्टर की स्कूटी वापस ला कर दे, नहीं तो वह उनका मरा हुआ मुँह देखेगी। इन बातों को सोचते ही औरा की आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपक पड़ी थीं। वह उन्हें साफ करती तभी उसे उस कमरे में कुछ आहट महसूस हुई। नज़रें उठाकर देखा तो उस रूम के डोर को खोलते हुए वही लड़का अंदर आया, जिसने औरा को 1,40,000 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन इस वक्त वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी था, जिसके कदम हल्के लड़खड़ा रहे थे, जैसे शायद वो नशे में हो। पहनावे से काफ़ी अमीर मालूम पड़ रहा था, लेकिन नज़रों में एक हवस था, जो अपनी ललचाई नज़रों से औरा की तरफ देखते हुए बोला, उम्र में छोटी कोई नाजुक कली मालूम पड़ती है, लेकिन मसलने में मज़ा आएगा। कहते हुए उस व्यक्ति ने अपने पास ही खड़े लड़के की तरफ एक कार्ड बढ़ा दिया था। पासवर्ड 3345, जितनी मर्जी खाली कर लो। तो वही वह लड़का भी उस कार्ड को पकड़ते हुए मुस्कुरा दिया था और एक नज़र औरा की तरफ देखते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। जिसके जाते ही वह व्यक्ति चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए औरा की तरफ बढ़ गया था, जहाँ औरा अब तक आने वाले खतरे को भांप चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। काश उसे अपने दिमाग की सुन लेनी चाहिए थी और घर लौट जाना चाहिए था। कुछ भी करके वह अपनी अम्मा को मना ही लेती, और रहा सवाल पैसों का तो वह कल सुबह होते ही कुछ सोच लेती, या फिर विक्टर से ही माफ़ी मांगते हुए कोई रास्ता ढूंढ लेती। उसके यहाँ पूरी ज़िंदगी काम करके उसके पैसे चुका देती, लेकिन उसे बिना सोचे समझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। खुद के शरीर को आपस में सिकोड़ते हुए औरा इस वक्त कांप रही थी, लेकिन वो व्यक्ति जो अब तक औरा के पास ही बैठते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमा रहा था, उन्हें औरा बस अपने हाथों से हटाते हुए रोने लगी थी। मुझे जाने दो, घर पर अम्मा अकेली होंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। चली जाना, लेकिन पहले अपने 40,000 1,00,000 रुपए तो ले लो, उसके बिना ही जाना है क्या? उस आदमी ने ठहाके लगाते हुए कहा और औरा को अपनी बाजुओं में जकड़ लिया था, जहाँ औरा उससे आज़ाद होने के लिए बस लगातार अपने हाथ पैर मारे जा रही थी। दुबली पतली औरा इस वक्त अपनी पूरी ताकत के साथ उससे आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस व्यक्ति की पकड़ भी औरा के ऊपर काफ़ी मजबूत थी। तो वही अब औरा भी समझ चुकी थी कि वह उस व्यक्ति के पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाएगी, जिसे समझते ही वह शांत हो गई थी। अपने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया था, लेकिन आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे, शरीर कांप रहा था। तभी वह व्यक्ति भी
औरा को शांत होता देख हल्का मुस्कुरा दिया था और अपने आगे के मूव्स की तरफ बढ़ गया, जिसकी पकड़ औरा के ऊपर से ढीली पड़ गई थी। जहाँ इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए औरा ने एक बार फिर से अपने शरीर में बची ताकत के साथ उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को धक्का दिया, जो इस बार औरा के इस मूव्स के लिए तैयार नहीं था, और एक झटके में वह लुढ़कते हुए जमीन पर जा गिरा था। तब तक औरा भी खुद को संभालते हुए बिना वक्त गंवाए उस कमरे से भाग निकली, लेकिन कमरे के बाहर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के कुछ गुंडे खड़े थे, जिन्हें देखते ही औरा के कदम कुछ क्षण के लिए ठिठक गए थे। लेकिन तभी कुछ सोचते हुए वह काफ़ी तेज़ी से उनके सामने से भाग निकली। साथ ही कमरे के अंदर से उस व्यक्ति की चीखने की आवाज़ को सुनकर बाहर खड़े उसके गुंडे अंदर की तरफ दौड़ पड़े, जिसकी वजह से औरा का रास्ता पूरी तरह से क्लियर था। लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर ही जो गुंडे कमरे के अंदर गए थे, वह बाहर आते ही औरा के पीछे लग गए, जिनसे बचकर भागती हुई औरा को अचानक से अपने सामने एक गेट खुलता हुआ नजर आया था। तो वहीं दूसरी तरफ देवकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को टेंडर मिलने की खुशी में युग रंधावा ने अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए एक शानदार होटल के अंदर डिनर की अरेंजमेंट की थी, जिस वजह से उसके एम्प्लॉय इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। वहीं उनकी खुशी दोगुनी इस वजह से भी थी क्योंकि वहाँ वो अकेले अपने बॉस के गैर मौजूदगी में अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। वहीं उनका बॉस युग रंधावा इस वक्त उसी होटल के दूसरे कमरे में हल्के नशे की हालत में बैठा था। सामने अनगिनत बियर की खाली बोतल लुढ़की हुई थी। आंखों में गुस्से की वजह से लाल धागे नजर आने लगे थे। दिमाग में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ था। उसके दादाजी की बनाई वसीयत, जेपी रंधावा की शर्त, साथ ही अब उसकी कथित गर्लफ्रेंड नुपुर सोलंकी, जिसके भरोसे उसने जेपी रंधावा के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, वह भी आज ही उसे एक खुशखबरी देते हुए कहा कि उसे कैलिफोर्निया के एक फेमस आर्ट गैलरी से कॉल लेटर आया है, जहां जाने के लिए वह हमेशा से सपने देखा करती है। आज फाइनली उसका सपना पूरा होने जा रहा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि आज शाम में कैलिफोर्निया जाने के लिए उसकी फ़्लाइट है, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी युग को सौंप गई थी। तो वही युग नुपुर के इस न्यूज़ पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि नुपुर की आर्ट इतनी भी अच्छी नहीं थी जिसे इतने बड़े आर्ट गैलरी से कॉल लेटर आएगा। लेकिन अचानक से नुपुर का जाना, वह भी इतने अर्जेंट बेसिस पर, युग समझ चुका था कि ये उसके बाप यानी कि जेपी रंधावा की प्लानिंग है। आखिर वह खुद ही चैलेंज देकर चुप क्यों बैठेगा। अभी युग के दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी उसके रूम के अंदर आते हुए उसका 30 वर्षीय असिस्टेंट सोमित उसके सामने अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा होते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, इस लड़के ने भी इनकार कर दिया। आज का पूरा दिन निकल गया, लेकिन मैं इट्स ओके सोमित, इस बहाने ना सही, लेकिन उस जेपी की बर्बादी मेरे हाथों ही लिखी है। अभी उसे जितना जश्न मनाना है मना लेने दो। बहुत जल्द ही उसके पूरे खानदान को रोड पर लाकर खड़ा करूँगा। इतना कहते हुए युग अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ा हुआ और उस रूम से बाहर निकलने के लिए गेट खोला ही था कि तभी एक लड़की चीखती हुई युग के कमर से लिपट गई थी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, ये लोग मेरे साथ। अचानक से अपनी कमर से एक छोटी उम्र की लड़की को इस तरह से लिपटते देख युग का नशा अब तक उतर चुका था। वह उस लड़की के बालों को सहलाते हुए उसे खुद से अलग किया, जिसे देखते ही युग को अंदाज़ा हो चुका था कि उसके सामने घबराई हुई लड़की की उम्र उसकी गर्लफ्रेंड नुपुर की छोटी बहन तन्वी जितनी ही होगी। लेकिन उसे इस तरह रोते देख युग भी अपने घुटनों पर बैठते हुए बोला, कोई कुछ नहीं करेगा, पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ किसके साथ आई हो? औरा, अपनी हकलाती आवाज़ में औरा ने बस इतना ही कहा था कि उसे अपने पीछे कुछ आदमियों के कदमों की आहट महसूस हुई। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसे हमारे बॉस ने आज रात के लिए ख़रीदा है और हमें नहीं लगता कि तुम हमारे मैटर में पढ़ने की ज़रूरत करोगे।
इस आवाज़ को सुनते ही औरा की बातें उसके गले में ही अटक चुकी थी। पूरा शरीर एक बार फिर से कांप उठा था, साथ ही अपने पीछे खड़े आदमियों को देखकर, जो इस वक्त किसी गुंडे से कम नहीं लग रहे थे। औरा डर की वजह से एक बार फिर से युग से लिपट गई थी। तो वही युग औरा की हालत देखते हुए अपने पीछे खड़े असिस्टेंट सोमित को इशारा किया और एक बार फिर से औरा को खुद से दूर करते हुए बोला, औरा, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इस लड़की के लिए तुम हम लोगों से लड़ोगे? बेटा, कपड़े से तुम किसी अमीर घर के नाजुक से बच्चे मालूम पड़ते हो और हम गुंडे हैं। तो तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि हमसे दूर रहो और उस लड़की को हमारे हवाले करते हुए यहाँ से चलते बनो। एक ठहाके के साथ उन गुंडों ने कहा, जिसे देख युग के अंदर का गुस्सा, जो अपने दादाजी की बनाई उस बेतुके से वसीयत, अपने बाप की साजिश, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाले धोखे के बावजूद भी दबा हुआ था, वह अब बाहर आ चुका था। वह तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ, लेकिन औरा एक बार फिर से उसे पकड़ ली थी, क्योंकि औरा को लगा था कि युग सच में उन गुंडों से डरकर उसे उनके हवाले कर देगा। लेकिन वही युग अपने सामने खड़े सोमित की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ देर के लिए आप इनके साथ रहिए, मैं बस 5 मिनट में इन्हें निपटा कर आता हूँ। जहाँ युग के इन बातों को सुनते ही सामने खड़े गुंडे एक बार फिर से ठहाके लगाते हुए हंस पड़े थे। बच्चे, कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ये तुम जैसे नाजुक बच्चों का काम नहीं है। मेरी बात मान तो लड़की को मेरे हवाले कर दो और अपने लिए एक महंगी ड्रिंक ऑर्डर करके मज़े करो। तो वही युग अपनी कलाई पर बंधी वॉच को निकालते हुए अपने असिस्टेंट को पकड़ाया, जिसके साथ ही अपना कोट भी उतार दिया था। साथ ही कफ के बटन को खोलते हुए उन्हें ऊपर चढ़ा रहा था कि तभी उन गुंडों में से एक युग को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो पीछे ज़मीन पर पड़ा हुआ नजर आने लगा था, जिसे देख बाकी गुंडे भी एक साथ युग के ऊपर टूट पड़े थे। लेकिन आज युग का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, जो उन्हें काफ़ी बुरी तरह से पीटते हुए अधमरा कर चुका था। शायद वह उन्हें मार भी डालता, लेकिन उससे पहले ही होटल के मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जो वक्त रहते ही पुलिस ने वहां आकर उन गुंडों को मरने से बचा लिया और अपने साथ ले गए। जिनके जाने के बाद होटल का मालिक भी युग से माफ़ी मांगते हुए वहां से चला गया था। वही सारा मामला भी अब शांत हो चुका था, जिसे देख युग पीछे मुड़ा, लेकिन सामने का नज़ारा देख वो चौंक गया था। उसका असिस्टेंट सोमित, जिसकी गोद में बैठी हुई औरा, दोनों इस वक्त उस कमरे के कोने में दुबके हुए बैठे थे। साथ ही उनके चेहरे पर इस वक्त एक डर भी था, जो शायद युग और उन गुंडों को फाइट करते हुए देखकर था। लेकिन उन्हें इस तरह से देख युग ने अपने सिर को हल्का झटक दिया और उनकी तरफ ही बढ़ गया था। अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने औरा को खड़ा किया, जिसके साथ ही उसका असिस्टेंट सोमित भी खड़ा हो चुका था। तभी युग सोमित के हाथ से अपने कोट को लेते हुए औरा के ऊपर डाला और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सेफ हो। थैंक यू। इतना कहते हुए औरा एक बार फिर से युग के गले लग गई थी। तो वही युग उसे खुद से दूर करते हुए पास ही खड़े सोमित को उसे घर छोड़ने के लिए कहा और खुद भी वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद इस वक्त औरा सोमित के साथ उसके कार के अंदर बैठी अपने घर के बाहर थी। इस वक्त रात भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी, जिसे देख औरा अंदर ही अंदर काफ़ी डरी हुई भी थी कि घर के अंदर जाकर वो अपनी माँ का सामना कैसे करेगी। आज ना वो विक्टर की स्कूटी वापस ला पाई थी और ना ही उसे लौटाने के लिए उसके पैसे। यहाँ तक कि इन पैसों के चक्कर में आज उसकी इज्जत भी दांव पर लग चुकी थी। अगर बीच में आकर युग ने उसे उन गुंडों से ना बचाया होता तो आज पता नहीं औरा के साथ क्या गुजर चुका होता। लेकिन अब वो अंदर जाकर अपनी माँ से क्या कहेगी। औरा अभी इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि तब तक सोमित कार से उतरकर उसके साइड का गेट खोल चुका था, जिसे देख औरा भी बाहर निकल आई थी। लेकिन उसके कदम घर के अंदर जाने की बजाय अपनी जगह पर ही ठिठक गए थे। आंखों के सामने अपनी माँ का गुस्से से भरा चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन अंदर तो उसे जाना ही था। अगर नहीं जाती तो पास खड़े सोमित को क्या जवाब देती।
क्योंकि सुमित भी अपनी जगह पर ही खड़ा उसके अंदर जाने का वेट कर रहा था। जिसे समझते हुए औरा ने अपने भारी कदम आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन तभी उसके सामने उसके घर की मकान मालकिन, वह लेडी जिसने औरा से 40,000 रुपये की मांग की थी, अपने दोनों हाथों को बांधे उसे ही गुस्से में घूर रही थी, जिन्हें देखते ही औरा अपनी जगह पर ही जम गई थी। लेकिन वह लेडी गुस्से से भरे लहजे में औरा के ऊपर तंज कसते हुए बोली, कितनी बदनसीब माँ है जिसकी बेटी बाहर अमीरों के साथ आधी रात तक गुलछर्रे उड़ा रही है और माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही है। इससे अच्छा तो वो मर ही जाती, या फिर ऐसी बेटी ही पैदा होने से पहले मर जाती। आप ये क्या बकवास कर रही हैं? कहाँ है हमारी अम्मा? वो हॉस्पिटल में क्यों हैं? उस लेडी के पास जाते हुए औरा ने हल्के गुस्से में कहा। लेकिन वह लेडी इस बार औरा को एक तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और अपने नाक व मुंह को सिकोड़ते हुए घर के अंदर जाने लगी, जिसे देख औरा भी उसके पीछे जाते हुए बोली, मैंने पूछा कहाँ है मेरी अम्मा? इतना कहते हुए औरा भी उस लेडी के साथ घर में घुसने लगी थी, ताकि वो घर के ऊपरी फ्लोर पर जाके अपनी अम्मा को देख सके, वो तसल्ली कर सके कि वह लेडी झूठ बोल रही है। लेकिन वो घर के अंदर घुसती उससे पहले ही उस लेडी ने औरा के मुंह पर गेट बंद करते हुए कहा, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं है। जब तेरी माँ ही नहीं रहेगी फिर यहाँ तेरा क्या काम? लेकिन हाँ, मेरे अब तक के बकाए पैसे चुका देना, वरना जेल की हवा खाने के लिए भी तैयार रहना। इतना कहते हुए उस लेडी ने औरा के मुंह पर गेट बंद कर दिया था। तो वही औरा उसकी बातों को सुनते ही अपनी जगह पर जम चुकी थी। अपनी फटी आंखों से बस उस बंद दरवाजे को एकटक देख रही थी, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो उस लेडी ने कहा है वह सच है। उसकी माँ हॉस्पिटल में है, वह अब नहीं रहेंगी। लेकिन क्यों? वो तो भली चंगी थी, उसकी गलतियों पर उसे मारा करती थी, उससे नाराज़ हो जाया करती थी। आज सुबह भी तो यही हुआ था। हर बार की तरह आज भी उसकी गलतियों पर उसे मार पड़ी थी, ताने मिले थे, उसकी माँ की नाराज़गी मिली थी। साथ ही उसकी माँ ने ही तो कहा था कि जब तक स्कूटी वापस ना कर देना घर मत आना, नहीं तो वो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। लेकिन वह तो सुबह से वही तो कर रही थी। विक्टर की स्कूटी वापस नहीं ला पाई थी तो उसके पैसों का जुगाड़ करने लगी थी। फिर उसकी माँ ने उसके आने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? इन सारी बातों को सोचते हुए औरा की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। तभी पीछे से सुमित उसके कंधों पर हाथ रखते हुए जल्दबाजी में बोला, औरा, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तुम्हारी माँ की तबीयत काफ़ी सीरियस है, हम यहाँ देर नहीं कर सकते। इतना कहते हुए सुमित औरा को लगभग खींचते हुए अपनी कार के अंदर बैठाया और पास ही खड़े एक आदमी को अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाते हुए कहा, सर, अगर आपको कहीं से भी पता चलता है कि औरा की माँ किस हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज़ इस नंबर पर हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। अपनी कार के अंदर बैठते हुए सुमित ने कार को अंधेरी सड़कों पर दौड़ा दिया था। दरअसल जब वो लेडी यानी कि उसकी मकान मालकिन ने औरा से कहा कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है, तभी पास खड़ा सुमित वहाँ से गुजरते हुए एक आदमी से पूछताछ की, जिससे उसे यह पता चला कि हाँ, यह बात सच है कि औरा की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, जिन्हें एक एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन वो किस हॉस्पिटल में है ये बात उस आदमी को नहीं मालूम था। सुमित बस अपनी कार भगाए जा रहा था, जहाँ तक उसने बस अंदाज़ा लगाया था कि औरा की माँ की तबीयत काफ़ी सीरियस थी, तो एम्बुलेंस उन्हें पास के ही किसी हॉस्पिटल में लेकर जाएगा। जिसे सोचते हुए सुमित की नज़रें रोड के दोनों साइड बस लगातार दौड़ रही थी। तो वही औरा जो किसी मूर्ति की तरह जमी बैठी हुई थी, दिमाग में बस उसकी माँ की बातें, कभी उस लेडी की बातें। इन सब के बावजूद आज जो उसके साथ हुआ था, ये सारी बातें किसी फ्लैश की तरह बस चल रहा था। तभी अचानक से सुमित ने अपनी कार रोक दी थी और औरा को लेकर कार से बाहर निकल आया, क्योंकि जिस रोड पर सुमित ने अपनी कार दौड़ाई थी उस रोड पर ये पहला हॉस्पिटल था। शायद इमरजेंसी में उसकी माँ को यही एडमिट किया गया होगा। यह सोचते हुए सुमित ने अपनी कार इसी हॉस्पिटल के सामने रोक दी थी और औरा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। किसी अनहोनी के डर से
औरा का दिल बैठा जा रहा था। उसके साथ उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, जैसे शरीर में खून का प्रवाह रुक चुका हो। तो वही सोमित औरा से उसकी माँ का नाम पूछते हुए काउंटर पर पूछताछ कर रहा था, जहाँ एक नर्स ने उसकी माँ के बारे में बताया। उस वक्त सोमित ने एक राहत की सांस ली कि उसका अंदाज़ा सही निकला और औरा की माँ मिल गई। लेकिन नर्स के मुंह से उसकी माँ की कंडीशन को सुनते ही सुमित की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। जब उस नर्स ने ये कहा, सी इज़ नो मोर, उस वक्त सुमित का भी दिमाग सुन पड़ चुका था। तभी उसने अपनी नज़रें अपने पीछे खड़ी औरा की तरफ घुमाई, यह सोचते हुए कि अब वो औरा से क्या कहेगा। लेकिन उसके पीछे ही खड़ी औरा ने भी सारी बातें सुन ली थी, जहाँ अब तक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।